नमस्कार प्यारे साथियों, आदर्श प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, सॉल्यूशन चल रहा था। सॉल्यूशन के मैंने आप लोगों के सामने 3 पार्ट बना दिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आज पार्ट फोर्थ बनने जा रहा है। साथियों, ये आज जो है एक बढ़िया पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, अणुसंख्या गुणधर्म। बीच में एक मैं विलेयता का पॉइंट छोड़ रहा हूँ जो अपने लास्ट में करेंगे। अणुसंख्या गुणधर्म, आप लोग क्वेश्चन लिखें। अणुसंख्या गुणधर्म किसे कहते हैं? अणुसंख्या गुणधर्म किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? अणुसंख्या गुणधर्म किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, अणुसंख्या गुणधर्म नाम से ही पता चल रहा आपको। अणु संख्या यानी अणुओं की संख्या, किसी भी विलयन के वे गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्या यानी अणुओं की संख्या। किसके अणुओं की संख्या? विलेय के अणुओं की संख्या। तो किसी भी विलयन के वे गुण, किसी भी विलयन के वे गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं? किसी भी विलयन के वे गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, वो अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं। यानी ये विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है हिमांक अवनमन, या क्वथनांक उन्नयन लिख लो, बुक में दिया वैसे कर लो, क्वथनांक उन्नयन। तीसरा है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन। चौथा है प्रासरण दाब।
तो विलयन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं वो अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और प्रासरण दाब। साथियों, ये 4 नाम है और मुझे पूरा पता है कि एक बार आप लोगों को ये समझ में नहीं आए होंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन बनेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब आप समझें इसको। हर पॉइंट को अलग अलग क्वेश्चन बना करके करवा रहा हूँ मैं आपको, समझ में आएगा आपके बहुत बढ़िया तरीके से। अब क्वेश्चन लिखो आप। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था ना, हर क्वेश्चन, हर पॉइंट एक क्वेश्चन होगा। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसके द्वारा अवाष्पशील विलय का अणुभार, अवाष्पशील विलय का अणुभार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? किया जाता है। ये क्वेश्चन है। इसका आंसर देखो। पहले तो कौन कौन से स्टेप में हम इसका वर्णन करेंगे, क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में आपको, मैं इस पॉइंट में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर वाष्प दाब की परिभाषा देखेंगे कि ये क्या होता है। फिर वाष्प दाब अवनमन की परिभाषा देखेंगे। अवनमन, उसके बाद वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन की परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद वाष्प दाब अवनमन का कारण पढ़ेंगे। उसके बाद वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन की परिभाषा पढ़ेंगे। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। इसके बाद वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से अवाष्पशील विलय के अणुभार का मान ज्ञात करेंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर हम 5 पॉइंट पढ़ेंगे। 5 पॉइंट। तो पॉइंट वार इस प्रश्न का उत्तर करेंगे और हर पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग वाष्प दाब क्या है। तो पहला पॉइंट लिखो आप लोग, वाष्प दाब। साथ साथ नोट्स बनाते रहना, एकदम क्लास की तरह पढ़ते रहो, समझ में आते जाएंगे। वाष्प दाब क्या है? आज के पॉइंट में आज की क्लास में हम इसको पूरा करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा करेंगे। वाष्प दाब क्या होता है इसको समझो आप। आपके पास एक पात्र है, आपने इस पात्र में पानी ले रखा है। पानी, आप इसको गर्म करें। आपको पता है कि जब द्रव को गर्म किया जाता है तो वो वाष्प अवस्था में बदलता है। वाष्प दाब नाम से भ्रमित मत हो। वाष्प दाब यानी वाष्प के द्वारा डाला गया दाब, लेकिन इसको थोड़ा सा हम विस्तृत ढंग से पढ़ते हैं कि ये कैसे दाब डाला गया है और किस पर दाब डाला गया है।
इस बात को थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो आपने एक पात्र में पानी ले रखा है और आप उस पानी को गर्म कर रहे हैं। पानी गर्म कर रहे हैं आप गर्म करेंगे तो ये जो द्रव लिया आपने, ये वाष्प अवस्था में बदलेगा और द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन होता है। वाष्पन क्या होता है? द्रव का वाष्प में बदलना। हमने इस पात्र को मान लीजिए यहाँ से ढक दिया, ढकेंगे तो ये वाष्प जो है ये पात्र की दीवार से टकराएगी और टकरा करके पुनः द्रव अवस्था में बदल जाएगी। द्रव वाष्प में बदल रहा था, ये तो हो रहा था वाष्पन। अब जो ये वाष्प है ये दीवार से पुनः टकराएगी और टकरा करके ये द्रवित अवस्था में आएगी और वाष्प का द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। संघनन। द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। वाष्प का द्रव में बदलना कहलाता है वाष्पन और द्रव का वाष्प में बदलना कहलाता है वाष्पन और द्रव में पुनः बदलता है तो इसे कहते हैं आप संघनन। ये बात आपके समझ में आई होगी। अब एक आती है वाष्पन की दर। वाष्पन की दर, इसका मतलब है 1 सेकंड में द्रव से कितनी वाष्प बनी वो वाष्पन की दर है और 1 सेकंड में वाष्प से कितना द्रव बना उसे संघनन की दर कहते हैं। जब वाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों बराबर हो जाती है तो इसके लिए एक नाम दिया जाता है वाष्पन संघनन साम्य अवस्था। वाष्पन संघनन साम्य अवस्था किसे कहते हैं? जब वाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों बराबर हो जाती है तो उसे कहा जाता है वाष्पन संघनन साम्य अवस्था। ठीक है, अब समझो आप वाष्प दाब की परिभाषा अब समझ में आएगी आपकी। वाष्पन संघनन साम्य अवस्था में वाष्प के द्वारा, ये जो वाष्प बन रही है इस वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर, यहाँ द्रव की सतह पर जितना दाब डाला जाता है वो वाष्प दाब होता है। वाष्पन संघनन साम्य अवस्था में, वाष्पन संघनन साम्य अवस्था में वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्पन संघनन साम्य अवस्था में वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ये वाष्प दाब की परिभाषा है। वाष्पन संघनन साम्य अवस्था में वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो ये तो आई है वाष्प दाब की परिभाषा कि वाष्पन संघनन साम्य अवस्था थी। इस अवस्था में वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब डाला जा रहा है उसे हम वाष्प दाब कहते हैं। अब आता है नंबर 2, वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि और अवनमन का मतलब होता है कमी। वाष्प दाब अवनमन मतलब वाष्प दाब में कमी। किसके वाष्प दाब में कमी? विलयन के वाष्प दाब में कमी। गौर से डेफिनेशन सुनो, उसके बाद में मैं लिखूँ भीगा। जब
किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन होगी? जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आती है। इसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। जब कोई भी शुद्ध विलायक है, इसमें आपने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया और मिलाते ही इसके वाष्प दाब में कमी आई, ये वाष्प दाब अवनमन होता है। अब आता है वाष्प दाब अवनमन में एक चीज़ और समझो आप। माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बराबर P ओरिजिनल है, और मान लो विलयन का वाष्प दाब बराबर P सॉल्यूशन है। ऐसा मानना आप लोगों ने, शुद्ध विलायक है उसका वाष्प दाब तो है P ओरिजिनल, और जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है इसे बना, इसका वाष्प दाब आप लोगों ने माना P सॉल्यूशन। तो आपको पता है, आपने अभी लिखा कि विलयन के वाष्प दाब में कमी आती है। तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आई, इसका मतलब PS इज लेस देन PO। विलयन के वाष्प दाब में कमी आई तो वाष्प दाब अवनमन कितना आएगा? वाष्प दाब अवनमन डेल्टा P बराबर आ जाएगा PO माइनस PS, क्योंकि आप ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो वाष्प दाब अवनमन कितना आ जाएगा? PO माइनस PS। समझे आप बात? अब नंबर 3 पॉइंट, वाष्प दाब अवनमन का कारण। क्यों विलयन के वाष्प दाब में कमी क्यों आई, इस बात को आप लोग अब पढ़ोगे। आप लोगों ने यही लिखा था कि विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। देखो, आपको पढ़ना वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले हमें बहुत सारी जानकारियां लेनी है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं इस वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहा हूं। वाष्प दाब में कमी क्यों आई समझें आप लोग। आपके पास मान लीजिए 2 पात्र हैं। एक बार मान लीजिए एक पात्र है, ये आपने इसमें शुद्ध विलायक डाल रखा है, शुद्ध विलायक है ये, ठीक, ये है शुद्ध विलायक, और आप इस शुद्ध विलायक को, आपने इस पात्र को ढक रखा है, आपने इसके नीचे बर्नर लगाया,
बर्नर। बर्नर ने आग पकड़ी। अब क्या होगा, वाष्प बनेगी। मैं ये मान रहा हूँ कि ऊपर जो है 1 2 3 4 5 शुद्ध विलायक के 5 कण हैं। ये वाष्प बनी है इतनी, जितने ऊपर कण हैं उतनी वाष्प बन जाएगी। वाष्प। अब आपने क्या किया, इस वाष्प का वाष्प दाब PO है, PO है। अब आप लोगों ने इसी विलयन में अवाष्पशील विलेय डाला है। ध्यान से सुनो आप, अवाष्पशील विलेय डाला आपने। अवाष्पशील विलेय। तो आप लोगों को पता है जब विलयन बनता है तो विलायक के कुछ कणों के स्थान पर विलेय के कण आ जाते हैं। ये तो आप लोगों को पता है बढ़िया तरीके से कि विलायक के कुछ कणों के स्थान पर क्या आ जाएंगे, विलेय के कण आ जाएंगे। बर्नर है। अब ये जो आप लोगों ने रेड कलर के बनाए हैं ये विलेय के कण हैं, ये अवाष्पशील विलेय के कण हैं। आपने पात्र को ढक रखा है। अब आप ध्यान से देखो, वाष्प तो यहाँ पर भी बनेगी और वाष्प वहाँ पर भी बन रही थी। वहाँ पर ऊपर 5 कण माने आप लोगों ने, तो मान लीजिए 5 वाष्प बनी। अब यहाँ पर विलायक के 3 ही कण हैं तो 3 ही वाष्प बनेगी, क्योंकि विलेय तो अवाष्पशील है भाई। अवाष्पशील विलेय तो मतलब वाष्प में बदलेगा ही नहीं, तो वाष्प बनेगी ही नहीं। तो वाष्प की मात्रा कम हो गई विलयन में। ये विलयन है, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, विलयन। तो विलयन की जो वाष्प है इसकी मात्रा में कमी आ गई, और विलयन की वाष्प की मात्रा में कमी आने से ही वाष्प दाब में कमी आ गई, क्योंकि वाष्प जितनी ज़्यादा होगी वाष्प दाब उतना ही ज़्यादा होगा। तो शुद्ध विलायक से वाष्प अधिक मात्रा में बनती है, अतः इसका वाष्प दाब ज़्यादा होता है। जब इसका विलयन बनाते हैं तो विलेय के कुछ कणों के स्थान पर अवाष्पशील विलेय के कण आ जाते हैं, जिससे विलयन में वाष्प कम बनेगी और उसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, वाष्प दाब अवनमन हो जाएगा। तो इसका वर्णन करेंगे। शुद्ध विलायक से वाष्प अधिक बनती है। शुद्ध विलायक से वाष्प अधिक बनती है, अतः इसका वाष्प दाब ज़्यादा होता है। जब इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलायक के कुछ कणों के स्थान पर, विलायक के कुछ कणों के स्थान पर विलेय के कण आ जाते हैं। स्थान पर अवाष्पशील विलेय।
आ जाते हैं, जिससे विलयन में वाष्प कम बनती है। कम बनती है। अतः विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। अर्थात वाष्प दाब अवनमन हो जाता है। वाष्प दाब अवनमन की कहानी अभी तक पूरी हुई है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। नंबर 4, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन नाम बड़ा है, कुछ भी नहीं है, नाम बड़ा है। समझो आप, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है, आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन बटा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन डेफिनेशन क्या आ गई? किसी विलयन के वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। किसी विलयन के वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अवनमन कहते हैं। अब देखो आप, वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन आप लोगों ने क्या लिखा था? PO माइनस PS, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था PO। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर आ गया PO माइनस PS बटा PO। समझे कि नहीं समझे आप लोग बात? तो ये आ गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब नहीं, वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है। हमारा प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है, हम अभी तो प्रश्न को टच कर रहे हैं। अभी तो हमने टच किया प्रश्न को। प्रश्न था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं और इसके द्वारा अवाष्पशील विलेय का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब आप लोगों को हेडिंग डालनी है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से
अवनमन से अवाष्पशील विलेय का अणुभार ज्ञात करना। ध्यान से सुनना है, बहुत ही ध्यान से। विलेय का अणुभार ज्ञात करना। पहले तो आप लोग पॉइंट को समझो। आप लोगों ने यहाँ पर एक तो वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक अवनमन पढ़ा। अब एक विलेय के मोल भिन्न पढ़ेंगे हम, विलेय के मोल भिन्न। अब विलेय के मोल भिन्न के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोगों को चाहिए कि आपको मोल भिन्न यदि याद नहीं है तो आप पीछे की वीडियो देखें। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बार तो ये लिखना है, वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक अवनमन। बराबर क्या होता है भाई? PO माइनस PS बटा PO। ये तो वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक अवनमन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ये तो समझ में? ठीक है। अब देखो आप, माना विलयन में विलायक या अवाष्पशील विलेय लिख लो। माना विलयन में अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या, अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या N1 है। N1 वह विलायक के मोलों की संख्या N2 है। N2 है। तो विलेय के मोल भिन्न कितने हो जाएंगे? तो अवाष्पशील विलेय के मोल भिन्न बराबर क्या होता है? एक घटक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ पर एक घटक के मोल, अवाष्पशील विलेय के मोल भिन्न निकाल रहे हो आप, तो N1 बटा N1 प्लस N2 हो जाएगा। यहाँ तक की बात आपके समझ में आई है। अब आप लोग एक खास बात सुनो। एक वैज्ञानिक थे राउले, इन्होंने अवाष्पशील विलेय के लिए एक नियम दिया था, और वो नियम दिया था कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक अवनमन और अवाष्पशील विलेय के मोल भिन्न दोनों बराबर होते हैं। याद रख लोगे ये बात? राउले के नियमानुसार, राउले के अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, ऐसे लिखो, राउले का अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का नियम। वैज्ञानिक राउले ने एक नियम दिया। किसके लिए? वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए अलग नियम दिया था, और अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए अलग नियम दिया था। इस नियम के अनुसार जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो
विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन तथा विलेय के मोल भिन्न बराबर होते हैं। यह है राउले का नियम। राउले ये कहता है कि जो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है, अर्थात वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है अवाष्पशील विलेय के मोल भिन्न, अवाष्पशील विलेय के मोल भिन्न, ऐसा राउले कहते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं है आपके? अब आप देखो, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कितना आया था? PO माइनस PS बटा PO, और विलेय के मोल भिन्न कितने हैं? N1 बटा N1 प्लस N2। इन दोनों के मान क्या आ गए? अब बराबर आ गए। तो PO माइनस PS बटा PO बराबर N1 बटा N1 प्लस N2। ठीक, अब आप इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। एक चीज़ मान लो, माना विलयन बहुत ज़्यादा तनु है, और विलयन यदि तनु है तो ही राउले के नियम का पालन करता है। तो यदि विलयन अति तनु है, यदि विलयन अति तनु हो, तो अति तनु कब होगा विलयन? तो अति तनु तब होगा विलयन जब विलेय के मोलों की संख्या बहुत ही कम होगी और विलायक के मोलों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होगी। अर्थात विलेय के मोलों की संख्या तो आप लोगों ने N1 माना है, और विलायक के मोलों की संख्या आप लोगों ने N2 माना है। N1 बहुत ही कम होगा। यदि विलयन अति तनु होगा तो N1 का मान N2 से बहुत ही कम होगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात N1 प्लस N2। अब N2 का मान इतना ज़्यादा है कि N1 का मान उसके सामने कुछ नहीं, नेग्लिजेबल है, नगण्य है। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे लिख सकते हैं, N1 प्लस N2 लगभग बराबर होगा N2 के, क्योंकि 1,00,000 में एक जोड़ेंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो ये जो समीकरण है ये आ गया PO माइनस PS बटा PO बराबर N1 बटा N2। ये समीकरण क्या आ गया आपके पास? PO माइनस PS बटा PO बराबर N1 बटा N2। अब N1 और N2 क्या है? N1 विलेय के मोलों की संख्या है और N2 विलायक के मोलों की संख्या है। यदि, अब एक चीज़ माना, यदि विलेय की मात्रा W1 वह विलेय के अणुभार M1 है हो, तो ऐसा मानना आप लोगों ने। इसको मान लीजिए आपने 1 नंबर समीकरण नाम दे दिया। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? मात्रा ग्राम में बटा अणुभार। विलेय की मात्रा आपने W1 मान लिया और अणुभार आप लोगों ने M1 मान लिया। यह आ गया समीकरण नंबर 2। अब ऐसे ही विलायक के लिए मानो, यदि विलायक की मात्रा W2 वह इसका अणुभार
m2 हो, व इसका अनुभार m2 हो। तो अब विलायक के मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी? n2 बराबर विलायक की मात्रा बटा विलायक का अनुभार। समीकरण नंबर 3। अब जो n1 और n2 के मान हैं, ये मान आप समीकरण नंबर 1 में रखो। तो समीकरण 1 में n1 व n2 के मान रखने पर, n1 व n2 के मान रखने पर मान रख दो। PO माइनस PS बटा PO बराबर था n1 बटा n2। n1 का मान क्या था? W1 बटा m1 और n2 का मान क्या था? W2 बटा m2। देखो आप, n1 बराबर W1 बटे m1 है, m2 बराबर W2 बटे n2 है। तो n1 की जगह तो W1 बटा m1 लिख दिया और n2 की जगह W2 बटा n2 लिख दिया। अब आपको ज्ञात क्या करना है? आप क्वेश्चन के पास जाइए। आपको ज्ञात करना था अवाष्पशील विलेय का अनुभार ज्ञात करना था। अब अवाष्पशील विलेय का अनुभार ज्ञात करना था तो आपको अवाष्पशील विलेय का अनुभार आप लोगों ने क्या माना है? अवाष्पशील विलेय का अनुभार आप लोगों ने m1 माना है। तो m1 का मान ज्ञात करना है आपको, तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। m1 W2 इंटू PO माइनस PS बराबर PO इंटू W1 m2। m1 बराबर क्या आ जाएगा? PO W1 m2 बटा W2 इंटू PO माइनस PS। तो इस प्रकार से अवाष्पशील विलेय का अनुभार हम लोग वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से ज्ञात कर सकते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था साथियों। आज अणु संख्या गुणधर्म का एक पॉइंट पूरा हुआ है, 4 पॉइंट है ये। कल हम लोग क्वथनांक उन्नयन पूरा करेंगे, उसके बाद में आगामी पॉइंट पूरा करेंगे। यदि आप लोग कोई पेज नहीं लिख पाए हैं तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ये पेज। आप वीडियो पॉज करके लिखेंगे। आगे हमारे हिस्ट्री के जसवंत जी सर काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, तो इनका 2 मिनट का टाइम और लेंगे। उसके बाद में पेज और देख लो, कोई पेज यदि आपसे रह गया हो तो आप लोग उसको नोट करें, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देखने का प्रयास करें। वीडियो दोबारा देखेंगे ना तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये डेरिवेशन आसान सी कुछ नहीं है, इसमें आप 2 बार वीडियो देखेंगे, डेरिवेशन क्लियर हो जाएगी आपकी। तो ये था साथियों आज की क्लास। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।